हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो कि सौर मंडल सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सौर मंडल से संबंधित सारे आपको देखने को मिलेंगे और इसमें जो भी जो कि सूर्य और पृथ्वी सहित जो भी 8 ग्रह हैं, इन सारे ग्रहों को इसमें हम लोग सब पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो आपकी लंबी हो सकती है, लेकिन इसी वीडियो में ये सारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक से संबंधित जिससे हमारा ये टॉपिक समाप्त होगा और उसके बाद हम लोग सब इसी टॉपिक से संबंधित जो सौर मंडल हैं इनसे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा सौर मंडल और एमसीक्यू क्वेश्चंस से दोनों को जब कम्बिनेशन करके पढ़ेंगे तो जो हमें थ्योरी क्लास में छूट जाएंगे उससे हम सब एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से उसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक पूरी तरीक़ा से कंप्लीट हो जाएगा और किसी भी एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इन सारे एग्ज़ाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरे साथ बने रहें और मैं आपको इन सारी चीज़ों को आपको समझाने के प्रयास करूँगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसको आप मेरे साथ साथ देखते चलेंगे। दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर कि सौर मंडल में दोस्तों यहाँ पर बोला जाता है कि सौर मंडल में सूर्य पृथ्वी सहित 8 ग्रह जो कि और उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, ठीक है, और जो कि उल्काएं और पुच्छल तारे आदि सम्मिलित हैं, ठीक है। आप इस प्रकार के देख सकते हैं कि सौर मंडल में जो कि सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया और पृथ्वी सहित जो कि हम 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पुच्छल तारे आदि को यहाँ पर सम्मिलित जो यहाँ पर हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, बिल्कुल पूरी तरीके से स्थित है और सभी जो 8 ग्रह एक निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सूर्य बिल्कुल यहाँ पर नहीं घूम रहा है, एक केंद्र में स्थित है और सभी जो 8 ग्रह हैं वही ग्रह जो है उनके चारों ओर से चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सूर्य जो ग्रह सूर्य के जितना निकट होता है उसकी परिक्रमा गति उतना ही अधिक होती है। अब देख सकते हैं दोस्तों कि जो सूर्य के जितना निकट होता है उसकी जो कि परिभ्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन जो घूमने की गति होती है उतना ही अधिक होती है, यानी उतना ही तेजी से वो क्या करता है, घूमता है, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों और बताया जा रहा है कि एक ग्रह अपनी धुरी पर घूर्णन करते हैं, ठीक है, और ग्रहों को अपना प्रकाश नहीं होता, आप जानते हैं, ठीक है, जबकि तारों को अपना प्रकाश होता है और सूर्य भी एक क्या है, तारा है, क्योंकि सूर्य का अपना एक प्रकाश है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आपने देखा कि सौर मंडल के बारे में देख रहे हैं कि सूर्य हो गया, पृथ्वी सहित जो 8 ग्रह हैं, इन सारे ग्रहों के एक सम्मिलन को क्या सौर मंडल है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी जो कि 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और यहाँ पर सूर्य क्या है, बिल्कुल एक जो है केंद्र में स्थित है, ठीक है। और देख सकते हैं कि जो ग्रह सूर्य से जितना निकट होता है उतना ही उसकी परिभ्रमण की गति यानी रिवॉल्यूशन जो घूमने की गति तेज होती है, ठीक है। और इस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों और यहाँ बताया गया है कि ग्रहों को अपना प्रकाश नहीं होता है जबकि तारों को अपना क्या होता है, प्रकाश होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया। चलिए तो इसके और देखिए इसमें क्या दिखा गया है। देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर एक जैसे कि बुध ग्रह हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया और आंतरिक ग्रह है, ठीक है। और इसका आकार क्या होता है तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इसका आकार छोटा एवं घनत्व अधिक है, ठीक है। जबकि अगर बृहस्पति की बात करें दोस्तों, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण, ये सब वह ग्रह है, ठीक है। और इसका आकार बड़ा एवं घनत्व कम है, ठीक है। तो आकार जाहिर से बड़ा होगा तो उसका घनत्व कम होगा, जिसका आकार छोटा होगा उसकी घनत्व ज़्यादा होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 4 ग्रहों की बातें कर रही है। आप देख सकते हैं कि जैसे बुध हो गया जो कि सूर्य के नज़दीक है, बुध के बाद शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ठीक है। अगर ये 4 ग्रह की बात करें हम तो ये चारों ग्रह क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक हैं और ये क्या है, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, आप समझिएगा, ठीक है। और ये क्या छोटे होते हैं और इसका घनत्व अधिक होता है। जाहिर सी बात दोस्तों, जो छोटा होगा उसका घनत्व अधिक होगा और वह तेज़ी से क्या करेगा, वो घूमेगा, ठीक है। वही अगर 4 अन्य ग्रह की बात करें, जैसे आप देख सकते हैं कि जिसमें बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण एक वाह ग्रह है और यह क्या है, इनका आकार बड़ा है और इनका आकार बड़ा होने के कारण से इनकी घनत्व भी, डेंसिटी भी क्या है, कम है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इसमें आगे और लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि देख सकते हैं कि बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, ठीक है। और इसके बाद अगर क्रमशः अगर देखा जाए तो जैसे कि शुक्र हो गया
उसके बाद पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण का इस प्रकार से स्थान आता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल ये सारे जो ग्रहों की एक क्रम है, ठीक है, सूर्य से दूर जाती हुई, तो आप उसको यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपके लिए क्रम जो कि लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला इसमें देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है, देख सकते हैं कि सूर्य के काफ़ी निकट होने के कारण से बुध एवं शुक्र की बात करें हम तो काफ़ी गर्म है, और जबकि अन्य ग्रह अपेक्षाकृत क्या है, ठंडे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि बुध और शुक्र क्या हैं, जो कि सूर्य के नज़दीक हैं, और इस कारण से क्या है कि एक ग्रह जो है काफ़ी गर्म है। ठीक है, जबकि अन्य जो ग्रह हैं वो काफ़ी यहाँ पर अपेक्षाकृत ठंडे हैं। तो दोस्तों और देख सकते हैं कि शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक माना जाता है, और इसके पश्चात अगर बात करें हम तो मंगल और बुध बृहस्पति का भी स्थान आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पृथ्वी की बातें हो रही है। ठीक है, तो पृथ्वी के अगर सबसे नज़दीक कोई ग्रह है तो शुक्र है, और इसके बाद हमारा मंगल और बुध बृहस्पति का स्थान देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। चलिए तो आगे इसमें और देखते हैं। जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि बृहस्पति की बात करें हम तो बृहस्पति, इसके बाद अगर देखा जाए तो शनि हो गया, अरुण हो गया, और वरुण और पृथ्वी, शुक्र और मंगल, बुध का स्थान आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे अगर बड़ा ग्रह की बात करें हम तो कौन है, बृहस्पति है, और सबसे छोटा की बात करें तो कौन था, हमारा बुध था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करें हमारा बृहस्पति है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ही बिल्कुल, और सबसे छोटा की बात करें हम तो बुध है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद और भी देख सकते हैं, ठीक है, कि पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी और शुक्र की बात करें हम तो इनका आकार लगभग एक समान है, और दोनों ग्रहों को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ट्विन प्लैनेट कहा जाता है। दोस्तों ये काफ़ी आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि पृथ्वी का जो कि जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, इन सारे जो नाम हैं इस शुक्र ग्रह के यहाँ पर ही बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं, इस पर बहुत सारे चीज़ों को देखने को मिलेंगे हम सब, क्योंकि हर एक ग्रह के एक एक कर करके हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि नासा के अनुसार बताया जा रहा है कि शनि के कितना 82 जो कि उपग्रह हैं, जबकि चंद्रमा, ठीक है, देखो चंद्रमा अलग नहीं दोस्तों, चंद्रमा एक उपग्रह है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन अगर पूछा भी जाए कि शनि के 82 शनि के कितने चंद्रमा हैं, तो आप बता सकते हैं कि 82 उपग्रह है या चंद्रमा है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों अगर बृहस्पति की बात करें हम तो बृहस्पति को देख सकते हैं कि 79 है, और अरुण की बात करें हम तो 27 है, वरुण की बात करें हम तो 14 हैं। तो इन सारे जो कि जो ग्रह उपग्रह हैं, जो ग्रह हैं उनके क्या हैं, एक उपग्रह है। ठीक है, और इसकी आंतरिक बात करें दोस्तों 27 ऐसे भी जो कि उपग्रह हैं, ठीक है, जिनकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यहाँ आगे देखेंगे, ठीक है, कि 17 जो कि बृहस्पति ग्रह और 9 शनि ग्रह हैं। ठीक है, तो अगर आगे देखें बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति ग्रह की अगर बात करें तो उपग्रह जो गैनीमेड जो कि सब सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है कि बृहस्पति का जो सबसे अगर बड़ा उपग्रह की बात करें तो गैनीमेड है। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे और देखते हैं दोस्तों इस पर क्या लिखा गया है। देखिए दोस्तों आगे इसमें बताया गया है कि एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए तो शनि और बृहस्पति के लगभग कितने 53 उपग्रह बताए गए हैं, यानी अथवा चंद्रमा। ठीक है, वही अगर बात करें यूरेनस का तो 27 है, नेपट्टून का 13 है, और बुध का यहाँ पर और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। दोस्तों आप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, आप इसको याद रखिएगा कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते दोस्तों कि देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है डिमोस और फिबोस। ठीक है, डिमोस और फोबोस की बात करें हम तो ये मंगल के 2 ग्रह हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, आपकी एग्जाम से यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा गया है, ठीक है, कि अगर शुक्र की बात करें हम जो कि वीनस और अरुण की बात करें हम तो यहाँ देख सकते हैं कि सभी को छोड़ दे अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन गति जो पश्चिम से पूरब की ओर होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि शुक्र और वरुण को छोड़ दे, यानी कि शुक्र वरुण को छोड़ दे तो बाकी जो भी अन्य ग्रह हैं उनकी जो घूर्णन की गति कैसी होती है कि पश्चिम से पूरब होती है, यानी कि ये जो है उल्टा घूम रहे हैं, पश्चिम से पूरब। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बल्कि अगर शुक्र की बात करें, शुक्र और अब वरुण की बात करें हम तो ये जो है आप देख सकते हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहे हैं, बाकी अन्य सभी जो ग्रह जो हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए
दोस्तों स्थिति में और देखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि अगर शुक्र की बात करें हम तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। आप देख सकते हैं इसे भोर का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी का बहिन भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो है शुक्र ग्रह के बारे में इन सारे क्वेश्चंस में आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, और जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको वहाँ भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ ठीक है मंगल ग्रह, अगर मंगल ग्रह की बात करें हम तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। आप देखते हैं क्वेश्चंस मिलते हैं बार बार। और उसके बाद अगर शनि की बात करें दोस्तों हम तो शनि ग्रह 3 चमकदार केंद्रीय वलय से घिरा हुआ, देखते हैं कि शनि ग्रह जो वलय से घिरा हुआ है। और टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा जो कि, और फोबो जो सबसे छोटा उपग्रह है। आप इस यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि शनि का अगर सबसे बड़ा ग्रह की बात करें हम तो देख रहे हैं कौन है, टाइटन है, और फोबो क्या है तो सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, कि शनि ग्रह के सबसे जो बड़ा जो उपग्रह कौन सा है, टाइटन है, और जबकि फोबो जो है सबसे छोटा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे यहाँ लिखा गया ठीक है प्रेसिग्मा सेंचुरी क्या है, इसको देखते हैं। ठीक है, प्रेसिग्मा सेंचुरी की बात करें हम तो सूर्य के बाद अगर देखा जाए, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट अगर तारा है कोई है तो सूर्य के बाद अगर सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है तो कौन है, प्रेसिग्मा सेंचुरी। ठीक है, और पृथ्वी पर अगर बात करें हम तो 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन पृथ्वी से अगर बात करें हम कौन तो प्रेसिग्मा सेंचुरी कितना है, 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, अगर यहाँ देख सकते दोस्तों कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है, तो आप इसको याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों इस सारे आपको जो मैं यहाँ बता रहा हूँ सारे के सारे एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जब मैं आपको सेट प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ आपको इन सारे ग्रहों को एक साथ एक ही वीडियो में आपको मैं पूरे ग्रहों को क्वेश्चन जो भी होंगे एक साथ में करा दूंगा। जिस प्रकार से मैं आपको एक ही वीडियो में सौर मंडल को पढ़ा रहा हूँ तो उसी प्रकार से आपको मैं MCQ क्वेश्चन भी एक ही वीडियो में सारा मैं करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि आकाशीय पिंड, ठीक है, आप देख सकते हैं कि आकाशीय पिंड की बात करें हम तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आकाश गंगा या मंदाकिनी, ठीक है, जो गैलेक्सी है ये क्या है, तो एक तारों का पुंज होता है। ठीक है, आपको पता है कि आकाश गंगा या मंदाकिनी की बात करें हम तो एक क्या है, तारों का एक क्या है, पुंज है। ठीक है, एक क्या गुच्छा है। ठीक है, अंतरिक्ष में बात करें दोस्तों, यूनिवर्स में बात करें 10,000 मिलियन जो कि आकाश गंगाएं हैं जो कि मंदाकिनी है, और प्रत्येक आकाश गंगा की बात करें दोस्तों तो 1 लाख मिलियन क्या है, तारे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तारों की आंतरिक आकाश गंगा में धूल एवं गैसें भी पाई जाती है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आकाशीय पिंड के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, कि यहाँ देखा जाए तो एक क्या है, तो तारों का एक क्या है, पुंज है, और देखा जाए तो अंतरिक्ष में कितने, तो 10,000 मिलियन आकाश गंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाश गंगा की बात करें हम तो सोच सकते हैं कि 1 लाख मिलियन क्या है, इनके तारे भी हैं। ठीक है, तो केवल हम लोग सूर्य के बारे में जानते हैं दोस्तों, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने हैं, प्रत्येक आकाश गंगा में 1 लाख मिलियन क्या है, तारे हैं प्रत्येक का। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों तारों की आंतरिक बात करें हम तो आकाश गंगा में, ठीक है, धूल एवं गैसों का भी यहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों पृथ्वी की बात करें हम देख सकते हैं। ठीक है, कि पृथ्वी एरावत पथ जो मिल्की वे कहते हैं नामक आकाश गंगा का एक भाग है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो मिल्की वे है, ठीक है, और एक क्या है, ये भी एक आकाश गंगा के क्या है, एक हमारा भाग है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कि बृहद जो कि मैगेलिनिक मेघ, ठीक है, आप लार्ज मैगेलिनिक लाइस क्लाउड को देख सकते हैं। ठीक है, जो कि लघु जो कि मैगेलिनिक मेघ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर उर्सा माइनर की बात करें हम तो सिस्टम जो कि स्कल्पचर सिस्टम, ठीक है, ड्रेको सिस्टम आदि जो कि अन्य आकाश गंगाएं। ठीक है दोस्तों, और भी आकाश गंगाएं के यहाँ पर बातें कही जा रही। ठीक है, इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ बातें कही, इस विशाल ब्रह्मांड में विभिन्न द्रव्यों के एक साथ संकेंद्रण के फलस्वरूप तारों का निर्माण होता है। ठीक है, और इन तारों का बड़ा समूह मिलकर आकाश गंगा का निर्माण हो। दोस्तों पूरी तरीक़ा से आकाश गंगा के बारे में कहा जा रहा है कि आकाश गंगा में कैसे तारों का एक समूह को मिलकर आकाश गंगा का निर्माण हो रहा है, तो उन सारे बातों को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आगे देखिए। ठीक है, विभिन्न जो कि निरीक्षणों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि ब्रह्मांड में
100 अरब से अधिक आकाश गंगाएं होंगी और 10 अरब जो कि आकाश गंगाओं को दूरबीन से देखा जा सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें हम तो पुणे स्थित जो कि यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एवं एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और 2 अन्य भारतीय यूनिवर्सिटी के सदस्यों की एक टीम ने पृथ्वी से लगभग 4 अरब वर्ष दूर आकाश में जो है जो कि इस चीज़ को क्या किया, खोज किया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पृथ्वी से जो कि 1 वर्ष दूर आकाश गंगाओं की क्या जो कि सुपर क्लस्टर जो कि जो उनकी खोज किया गया है। ठीक है, और सुपर क्लस्टर का नाम एक क्या है, सरस्वती के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो आप पीछे हो रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि आकाश गंगा में तारों की विशाल संख्या होती है जो ब्रह्मांड की रचना की मूल निर्माण इकाइयों को समान होती है। ठीक है, तो इस बातों के यहाँ पर बताया जा रहा है। और एक सुपर क्लस्टर में 40 से जो 43 क्लस्टर एक समूह में शामिल होते हैं। ठीक है, जिसमें एक क्लस्टर में लगभग 1000 से लेकर 10,000 जो कि गैलेक्सीज होती है। ठीक है, और बात करें हम तो मिल्की वे जो कि आकाश गंगा है। ठीक है, और जिसमें कि पृथ्वी मौजूद है। ठीक है, और लानियका जो कि नामक सुपर क्लस्टर का एक भाग है। ठीक है, दोस्तों पूरा एक आकाश गंगा के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करें हम निहारिका की, तो निहारिका क्या होता है, नेबुलस क्या है, देख सकते हैं कि यह एक आधुनिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैसों एवं धूल कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ओनियन अगर निहारिका की बात करें हम तो एरावत पथ जो मिल्की वे में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर निहारिका के बारे में कहा जाए दोस्तों कि यह एक अत्यधिक जो कि प्रकाशमान आकाशीय पिंड है। ठीक है, और जो गैसों और धूल कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं तारामंडल के बारे में। ठीक है, आइए दोस्तों यहाँ पर तारामंडल की बात करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये तारों का एक समूह है और प्राचीन काल में इसकी पुष्टि आकृतियों के आधार पर इनका नामांकन किया गया था। ठीक है, आधुनिक समय में बात करें हम तो 89 तारामंडलों की पहचान की गई है। ठीक है, और इसमें हाइड्रा सबसे बड़ा है जबकि सेंटोरस क्या है जो कि सबसे यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, कि तारामंडल क्या है, तो तारों का एक समूह है। ठीक है, और इसमें जो आधुनिक समय बात करें हम तो 89 तारामंडल की पहचान की गई है और सबसे बड़ा अगर तारामंडल की बात करें हम तो कौन है, तो हाइड्रा है, और जबकि सेंटोरस क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक जो कि क्वेसर हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि एक क्वेसर और क्यूसी एंड स्टेलर रेडियो सोर्सेस के बारे में कहा जा रहा है कि यह भी आकाशीय पिंड है जो आकार में आकाश गंगा जो गैलेक्सी से छोटे हैं परंतु उसकी जो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, छोटा है लेकिन ज़्यादा ऊर्जा क्या है जो कि उत्सर्जन कर रहा है। ठीक है, और इस प्रकार अत्यधिक चमकीले जो कि आकाशीय पिंडों की खोज 1962 में की गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। और देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है क्वेसर की खोज की बात करें हम कि जिसकी चमकीलापन सूर्य से लगभग 1.1 डिग्री से लेकर कितना है 105 पॉइंट इतना अधिक है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.1 डिग्री और यहाँ देखे जाए तो 105 गुना अधिक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तारे की बात करें हम स्टार की देख सकते हैं। ठीक है, अभी तारामंडल देखिए, स्टार के बारे में देखते हैं। तो आकाश गंगा में गैसों के बादल है। ठीक है, तारे क्या हैं, तो तारे एक प्रकार की क्या है, गैसों के बादल हैं। एवं तारों की बात करें हम का निर्माण बादल से होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि तारों का निर्माण किससे हो रहा है, बादल से हो रहा है। और तारों से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। सूर्य भी एक क्या है, तारा है। ठीक है, और अंतरिक्ष में कुछ तारे युग्म में पाए जाते हैं, समूह पाए जाते हैं जिसे हम जो कि युग्म तारा यानी कि बाइनरी स्टार कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तारों के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, कि तारों क्या है, एक आकाश में गैसों का एक बादल है और इनका जो निर्माण है गैसों से यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, और देख सकते हैं कि तारों से क्या होता है, हमेशा ऊर्जा का उत्सर्जन होते रहता है। और हमारा सूर्य भी क्या है, एक तारा है और इससे क्या ऊर्जा उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे देखेंगे कि तारों की मृत्यु जब प्रारंभ होती है तो इनके कोर माने कि केंद्र में क्या होता है स्थित जो ईंधन समाप्त होने लगता है और मृत होते हुए अंत में यह विस्फोट हो जाता है। ठीक है, जिससे कुछ देर के लिए काफ़ी तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है। इससे हम सुपरनोवा यानी कि सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं। ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं।
तो देख सकते दोस्तों, बताया जा रहा है कि जब तारों की मृत्यु जब प्रारंभ होती है तो इससे क्या होता है कि इससे क्या होता है कि इनके जो स्थित जो ईंधन है वो समाप्त होने लगता है, और इससे क्या होता है, तारे अंत में क्या होते हैं, विस्फोट होता है। विस्फोट होने के लिए काफ़ी यहाँ से अतिरिक्त प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे हम सुपर नोवा कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, विस्फोट के पश्चात तारे अत्यधिक संघन कोर में अवशिष्ट भाग जो कि व्हाइट ड्वार्फ कहलाते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बड़े तारे में विस्फोट के पश्चात बचा हुआ जो संघन कोर में अवशिष्ट न्यूट्रॉन कहलाता है। देख सकते हैं कि जो बड़े जो तारे होते हैं, जब वो विस्फोट होने के पश्चात जब उनमें कुछ कोर में जो अवशिष्ट भाग रहता है उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ठीक है, और छोटे आकार के कारण न्यूट्रॉन तारा काफ़ी तीव्र गति से घूर्णन कर, देखिए तो जो छोटा होगा वो काफ़ी तेज़ी से घूमना शुरू कर देता है। एवं विद्युतीय चुंबकीय जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक किरणों के विकिरण करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे को हम पल्सर कहते हैं। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि पल्सर क्या है। ठीक है, तो पल्सर के बारे में डायरेक्टली यहाँ से पूछ दिया गया था, पल्सर क्या है। तो पल्सर एक तेज़ी से घूमने वाला क्या है, आप देख सकते हैं कि एक तारा है। ठीक है, तो क्योंकि आप यहाँ पर बातें हो रही है। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, और काफ़ी बड़े तारे जब विस्फोट के बाद ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों कि जब कोई बड़ा तारा जब वो विस्फोट होता है तो क्या होता है, ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और आधुनिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ब्लैक होल से कोई भी ऊर्जा, कोई भी पदार्थ या किरण बाहर नहीं निकल सकता। देख सकते हैं कि उस पर क्या होता है, पूरी तरीक़ा से समा जाता है। ठीक है, तो उसी बातों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब अत्यधिक जो बड़ा ग्रह, जो बड़ा तारा जब विस्फोट होता है तो क्या होता है, ब्लैक होल में परिवर्तित कर जाता है, और अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है कि ब्लैक होल से कोई भी पदार्थ या किरण बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से आपको मैं बताने के प्रयास करूँगा जो आपके काफ़ी एग्जाम्स के यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जो यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि सौर मंडल के ग्रह हैं और उनके उपग्रह हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि पहले आप सूर्य को समझ लो कि सूर्य एक ही हमारा केंद्र में स्थित है। ठीक है, तो अगर इसको बात करें सूर्य के बाद अगर बात करें हम तो बुध ग्रह है। अगर बुध ग्रह की बात करें हम तो ये जो कितना है, 58 जो कि मिलियन दूर है। ठीक है, किलोमीटर दूर है बुध। और इसकी बात करें दोस्तों, अगर इसकी जो कि परिभ्रमण की अवधि कितनी है तो 58 दिन में क्या करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देता है। ठीक है, और उसको 59 दिन में क्या करता है, घूर्णन करता है, अपनी अक्ष पर क्या करता है, घूर्णन कर लेता है। ठीक है, और इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कि मैं बुध के बारे में बताया कि बुध को देख सकते हैं। ठीक है, जो कि 58 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से, और ये 58 दिन में एक चक्कर लगा देता है सूर्य के, और 59 दिन में क्या करता है, अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, और इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए। उसी प्रकार से अगर सूर्य की बात करें दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बुध ग्रह जो है सूर्य की जो परिभ्रमण है कितने अवधि में पूरा करता है। ठीक है, और इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर शुक्र की बात करें हम तो देख सकते हैं, शुक्र की बात कर सकते हैं तो देखते हैं इसका भी कोई क्या उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो बस इसको आप इतना ध्यान रखिए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पृथ्वी की बात करें हम तो पृथ्वी जो है सूर्य जिसकी चक्कर लगाने में कितना 365 दिन में एक चक्कर लगाता है, जबकि 24 घंटे में अपनी अक्ष पर एक बार घूर्णन कर लेता है। ठीक है, और पृथ्वी जो है आप देख सकते हैं कि अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, और इसकी एक उपग्रह है। ठीक है, जो हमारा चंद्रमा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। उसी प्रकार दोस्तों बृहस्पति की बात करें हम तो बृहस्पति को जो कि सूर्य के चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगते हैं, जबकि उसको 9.8 घंटे में जो है अपना एक चक्कर यहाँ पर लगा लेता है। ठीक है, आप देख सकते हैं घूर्णन की अवधि है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें और हम सब दोस्तों। उसी प्रकार से अगर यहाँ शनि की बात करें हम देख सकते हैं। ठीक है, कि शनि की बात करें हम तो 29 वर्ष जो लगता है इसको मतलब सूर्य की एक चक्कर लगाने में। ठीक है, और उसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कि इसकी जो सबसे बड़ा छोटा ग्रह की बात नहीं बड़ा ग्रह की बात करें टाइटन जो कि सबसे बड़ा ग्रह है किसका, तो शनि का। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों चंद्रमा की बात करें हम देख सकते हैं। ठीक है, कि जो 23.5 दिन 27.3
जो कि आप देख सकते हैं कि दिन में जो कि क्या करता है, सूर्य की चक्कर लगाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे हम सब और एक एक करके पढ़ने की प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ एक फिगर के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारा सूर्य है जो कि केंद्र में स्थित है, और इसके नज़दीक बात करें हम तो बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, आप देख सकते हैं, उसके बाद मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है और हमारा अरुण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस तरीक़े से इसको बताया गया। ठीक है, चलिए, तो इतना आप इसको क्रम वाइज जो है इसको आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही उपग्रह की। ठीक है, आप देखिएगा सैटेलाइट की बात हो रही है कि उपग्रह क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, ये छोटे आकाशीय पिंड हैं जो किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये तारों से प्रकाश को ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज जो भी हम लोग सब आज जो भी इंटरनेट वगैरह जो भी चला रहे हैं, आज क्या है, तो उपग्रह से ही तो सारा चीज़ कनेक्टेड है। ठीक है, तो वही है, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा ये सारे छोड़े गए हैं। ठीक है, उपग्रह है, ठीक है, सेटेलाइट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनका कोई जो कि अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये क्या होते हैं, तारों से प्रकाश को ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आगे देखेंगे कि शुद्ध ग्रह हैं। आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो कि आकाशीय पिंड हैं जो कि मंगल एवं बृहस्पति के बीच में स्थित हैं। ठीक है, तो शुद्ध ग्रह किसके किसके बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, आप यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्ध ग्रह है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्या है, आकाशीय पिंड है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखिए तो दोस्तों, अगर बात करें हम तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वेस्टा जो कि एक मात्र शुद्ध ग्रह है जिससे हम आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, इस नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग उल्का के बारे में देखेंगे। उल्का क्या है, ठीक है, देखिए, तो ये रात्रि के समय आकाश में टूटते हुए दिखाई देने वाले तारे की भांति प्रतीक होती है, और वास्तव में ठोस जो कि आकाशीय पदार्थ हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जल लगते हैं। ठीक है, जल लगते हैं और चमकीला प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और कभी कभी जो टुकड़े जो कि उल्का पिंड के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, और इससे क्या होता है, इसमें निकेल और लोहा जैसे पदार्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि उल्का के बारे में यही बताया जा रहा है। ठीक है, कि जो रात्रि के समय जो हमको आकाश में टूटते हुए एक तारे की भांति हमको दिखाई देते हैं, और ये अगर बात करें हम तो एक ठोस आकाशीय पदार्थ है जो कि पृथ्वी के जो वायुमंडल में प्रवेश करने की घर्षण के कारण क्या होता है, ये जलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, एक चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि टुकड़े उल्का जो पात जो होते हैं एक पृथ्वी पर गिरते हैं, और गिरने के कारण क्या होते हैं, इसमें लोहा और निकेल जैसे पदार्थ की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों आगे और देखेंगे इसमें। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि पिरामिड उल्का पात धरती पर एक विशिष्ट खगोलीय जो कि परिघटना है, और जो कि स्विफ्ट टटल की बात करें हम तो नामक धूमकेतु की एक धूलकण है जो कि प्रतिवर्ष पृथ्वी के निकट से गुजरता है। ठीक है, अगर दोस्तों उल्कापात तब होता है जब स्विफ्ट टटल और धूमकेतु के धूलकण वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और गर्म होकर तेज प्रकाश के साथ जलने लगते हैं, और जब अवशिष्ट अंतरिक्ष में रहता है तो उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, और जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसको उल्का कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो अवशिष्ट अंतरिक्ष में रह गया उसे हम उल्का पिंड कह दिए, और जो पृथ्वी पर आ गया उसको हम उल्का कहते हैं। ठीक है, तो आप उल्का पिंड और उल्का आपके बारे में आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, उसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि स्विफ्ट टटल और धूमकेतु क्या है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि स्विफ्ट टटल और धूमकेतु जो कि पृथ्वी के निकट से बार बार गुजरने वाला एक विशाल पिंड है। ठीक है, आप देख सकते हैं जिसके नाभिक में का व्यास की बात करें हम तो 26 किलोमीटर यानी कि 16 मील है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि स्विफ्ट टटल और धूमकेतु क्या है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आगे देखें तो इसमें लिखा गया धूमकेतु। ठीक है, तो धूमकेतु ये आकाशीय जो धूलकण है। ठीक है, धूलकण है, धूमकेतु तो धूलकण है, कण है और गैस, बर्फ और बात करें आदि पदार्थों से निर्मित जो कि आकाशीय पिंड है। ठीक है, जो सूर्य के परिक्रमा करते हैं और सूर्य के निकट आने पर सूर्य की ओर स्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि धूमकेतु के बारे में बताया जा रहा है कि यह एक आकाशीय धूल है, गैस है और बर्फ आदि पदार्थों से क्या है, एक निर्मित जो कि आकाशीय पिंड है। कौन, धूमकेतु। ठीक है,
जो सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं और सूर्य के निकट आने पर सूर्य की ओर स्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़, तो दोस्तों यहाँ उसी के बारे में कहा जा रहा है कि भाग्य के पदार्थों जो वाष्पीकरण से इसके सिर का जो निर्माण देखा जाए तो ये हमेशा क्या होता है कि इसकी पूंछ सदैव सूर्य से और दूर होते हुए दिखाई देती है। ठीक है, आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर और बताया जा रहा है, ठीक है, कि धूमकेतु प्रत्येक जो 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ये एग्ज़ाम्स काफ़ी, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे एग्ज़ाम छोटा हो चाहे एग्ज़ाम्स बड़ा हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, आज सभी एग्ज़ाम्स का लेवल एक समान हो गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम्स में अपियर हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको, गवर्नमेंट को उनको छांटना है किसी न किसी प्रकार से, चाहे जैसे उनको छांटे वो बच्चे को वहाँ से छांट ले रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको भी अगर उनके भीड़ से बाहर निकलना है तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं सोचना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ गलत है, सही है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं दोस्तों, आज कोई भी टॉपिक ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही वो ख़राब है। ठीक है, नहीं अच्छा है, यानी दोस्तों आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा, आप उसके बारे में समझना पड़ेगा। हो सकता है आपको जो ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन जो आपके मिलते हैं मल्टीपल चॉइस में, हो सकता है उसमें 2 क्वेश्चंस ऐसा ही कहीं से उठा के दे दिया हो जो आप कहीं से पढ़ रहे हैं और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये तो यहाँ से पढ़ा हुआ चीज़ है, तो आप वहाँ पर क्या होता है, आप अच्छी तरीक़ा से उसको जो है आप उसको हटा सकते हैं, छाट सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको हर चीज़ का नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपके एग्ज़ाम्स में सफलता मिल पाएगी, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा पहले की तुलना में कठिन हो गई है, टफ हो गई है, तो आपको उसी के अनुसार आपको ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं सूर्य के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर सूर्य के बारे में बात कहा जाए तो सूर्य देखते हैं। ठीक है, कि सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। ठीक है, और इसके अगर प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है, और इसकी सतह के तापमान की बात करें हम तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगर सूर्य के बाहरी अगर भाग को बात करें हम तो क्रोमोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, और केंद्रीय भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसका तापमान की बात करें हम तो 15000 डिग्री सेल्सियस है, और सूर्य की जिस सतह को हम देख पाते हैं उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, और वह सतह जो सूर्य की काया को वायुमंडल से अलग करती है। ठीक है दोस्तों, ये पूरे सारे आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं जो आपको यहाँ पर याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सूर्य के बारे में कहा जा रहा है कि सूर्य जो है पृथ्वी से 15 किलोमीटर करोड़ की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और अगर बात करें हम तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, और इसकी सतह की बात करें हम तो सूर्य की जो सतह के जो तापमान है कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सूर्य की जो बाहरी जो सतह है उसको क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, जबकि इसके केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, बीच वाले भाग को फोटोस्फीयर कहलाते हैं। ठीक है, और इसके जो तापमान की बात करें जो बीच वाले भाग की तो 15000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, जो सूर्य के बारे में सारे बातें यहाँ पर फैक्ट लिखे गए हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है चंद्रमा की, तो चंद्रमा के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारे कंप्लीट सौर मंडल के बारे में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको एक ही वीडियो में आपको इन सारे चीज़ों से संबंधित आपको टॉपिक संबंधित जो है आपको MCQ क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ चंद्रमा की बातें हो रही है। ठीक है, कि यह पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है जो पृथ्वी से 3,84,365 किलोमीटर की दूर स्थित है। आप देख सकते हैं कि चंद्रमा जो पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी से कितना दूर पर है, तो 3,84,365 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। ठीक है, चंद्रमा पर दिन का तापमान की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस है, और रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के मान से कितना है, 1/6 है। दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है, और कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का भाव है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस चंद्रमा के बारे में यहाँ जो भी लिखे गए हैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि चंद्रमा के बारे में सारे बातें कही जा रही है। ठीक है, कि जब पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, जो कि अगर देखा जाए 3,84,365 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है,
और चंद्रमा के दिन के तापमान कितना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि रात का है -180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर इसकी गुरुत्वाकर्षण की बात करें हम तो देख सकते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना 1/6 है। ठीक है, तो अगर देख सकते हैं कि किसी भी अगर वस्तु का भार पृथ्वी पर है और वह चंद्रमा पर जाएगा तो उसका कितना 1/6 भाग हो जाएगा। ठीक है, और कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से वायुमंडल के यहाँ पर अभाव है। तो सारे बातें जो है चंद्रमा के बारे में बताई गई है, जो कि आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही है, ठीक है, कि फ्रॉन्टहॉफर रेखाएं की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों कि सौर जो कि स्पेक्ट्रम में 7 रंगों की आंतरिक तमाम काली रेखाएं दिखाई देती हैं, जिसे हम फ्रॉन्टहॉफर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और इनमें से प्रत्येक रेखा के द्वारा सौर वायुमंडल में उपस्थित किसी न किसी तत्व के इंगित किया जाता है। ठीक है, और इन रेखाएं को तीव्रता की मोटाई से तत्व विशिष्ट घनत्व का तापमान ज्ञात होता है। दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कि फ्रॉन्टहॉफर रेखाएं की। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सौर स्पेक्ट्रम है में जो 7 रंग होते हैं, ठीक है, इन्हें धनुष उसी के बता रहा है। तो इनके अगर आंतरिक की बात करें हम तो यहाँ पर एक काली रेखाएं दिखाई देती है, जिसे हम दोस्तों फ्रॉन्टहॉफर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है सौर ज्वाला की। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सौर ज्वाला की बातें हो रही। ठीक है, तो सूर्य से हर दिशा में, ठीक है, सूर्य से जो हर दिशा में प्रक्षेपित जो कि प्रोटॉन्स हाइड्रोजन अणुओं के नाभिकों का बहुत अधिक उत्सर्जन कभी कभी लगभग देखा जाए 7 किलोमीटर के प्रति सेकेंड की गति के तीव्र होकर कोरोना को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे हम सौर ज्वाला कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों कि सूर्य से चारों ओर की बातें हो रही कि हर दिशा में एक प्रक्षेपित जो कि प्रोटॉन्स जो हाइड्रोजन के अणुओं के जो नाभिक जो है वहाँ पर क्या अधिक ऊर्जा की जो उत्सर्जन कर रहे हैं। और कभी कभी बताया जा रहा है कि 700 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से क्या होते हैं कोरोना जो है तीव्र होकर कोरोना को पार करके जो उसकी जो सूर्य की जो कोरोना को पार करके अंतरिक्ष में क्या करता है प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, जिसे हम सौर ज्वाला कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर जानने के प्रयास किएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑरोरा की बात हो रही है। ठीक है, ऑरोरा बोरियालिस की बात हो रही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यह जो है या उत्तरी ध्रुवीय के बाद उत्तरी ध्रुवीय ज्योति की बातें हो रही। ठीक है, तो वही है कि ऑरोरा जो कि बोरियोलस की बातें हो रही। ठीक है, या उत्तरी ध्रुवीय ज्योति की बातें हो रही। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव पर लगभग बात करें हम 100 से लेकर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कभी कभी रंगीन प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक क्या होता है, कुछ दिन पहले आपको यहाँ पर जो कि आपको जम्मू कश्मीर के लद्दाख में इस चीज़ को देखने को मिला था। ठीक है, और इसका बात करें हम, इसके कारण क्या होता है, सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से हवा के कणों में टकरा जाता है। ठीक है, तो यही बातें कही जा रही। ठीक है, कि ऑरोरा जो कि बोरियोलस की बातें हो रही है कि यह जो है जो कि उत्तरी ध्रुव पर लगभग 100 से लेकर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कभी कभी ये रंगीन प्रकाश दृष्टिगोचर होते हैं। और कुछ दिन पहले इस चीज़ को देखा भी गया था। ठीक है, जो काफ़ी चर्चा में भी रहा था। तो दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, जो कि आपको करंट अफेयर्स में जो आप देख रहे हैं कि जो भी वहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं देश विदेश की या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो आपको वहाँ पर फोकस करना है और उन सारे कंटेंट को अपने जिस टॉपिक का आप रिलेट करते हैं वहाँ पर आप उसको कोट कर लेंगे। तो क्या होगा कि जब आपके पूरी तरीक़ा से एक करंट और जो आपके पास शॉर्ट नोट्स है दोनों वहाँ पर आपको इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, कि ऑरोरा जो कि एक है ऑस्ट्रोलिस की बात की जाए। ठीक है, तो यह दक्षिणी ध्रुवीय है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुवीय है। ठीक है, और सौर जो कि ज्वालाओं के भू वायुमंडल में प्रवेश करने पर वायु के कण के टकराने के बाद दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देने वाले रंगीन प्रकाश है। ठीक है, तो एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव की बातें हो रही। ठीक है, तो दोस्तों उस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि सौर पवन की बात की जा रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सौर परिमंडल के निरंतर निकलने वाली कम प्रभावशाली प्रोटॉन्स की तीव्र धारा जिसकी गति लगभग 640 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है सौर पवन कहलाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों इसमें और बातें कही जा रही है कि सूर्य की घूर्णन की गति के कारण इसका आकार क्या होता है, सर्पिला होता है। इसके साथ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इनको विक्षेपित कर देता है। और कभी कभी चूँकि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर ध्रुवीय
जो कि ज्योति दर्शन देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य जो कि कलंक की बातें हो रही, चूँकि स्फोट की बातें हो रही हैं कि सूर्य के परिमंडल में दिखने वाले धब्बे जिनका तापमान सूर्य के सतह के तापमान से 6000 डिग्री से काफ़ी कम है, यानी कि लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और संभवतः यह चुंबकीय रेखाएं बंद क्षेत्र से सौर कलंकों की अधिकता जो कि समय से पृथ्वी के चुंबकीय जो कि यहाँ पर मैग्नेटिक जो है जन्म होता है। ठीक है, और जिनका प्रभाव रेडियो, टेलीविज़न और वायरलेस आदि पर पड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो आज हम रेडियो है, टेलीविज़न है, जो भी क्या एक वायरलेस से तो चल रहा है ना, तो वही है कि इन पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और बातें हो रही थी कि वेन एलन वेल्ट की। ठीक है, तो ये चुंबकीय मंडल हैं, और चुंबकीय मंडल जिसकी ऊंचाई बात करें हम तो धरातलीय सतह से 64,000 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, और वेन एलन वेल्ट ये कहलाती। ठीक है, और ए वेल्ट क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय कवच हैं, जिसमें क्या होता है, सूर्य के निकले हुए प्रोटॉन्स एवं इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें फंस कर पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति को क्या करते हैं, 66/1/2 डिग्री सेल्सियस से बन जाते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से जो है यहाँ पर वेन एलन वेल्ट काम कर रहा है। ठीक है, कि जो भी माने कि सूर्य से निकलने वाले जो प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहाँ पर फंस कर पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति को क्या करते हैं, यहाँ पर इतने 66 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिग्री पर बंध जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर बताएं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है कि पृथ्वी एवं सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में हम लोग सब देखेंगे। ठीक है, और इसके बारे में पहले भी हम लोग सब एक वीडियो में थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन इसके आज हम लोग सब पूरा डिटेल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है पृथ्वी एवं सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आदिकाल से ही ब्रह्मांड, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में जानना एक मानवीय जिज्ञासा की केंद्रीय विषय वस्तु भाग रहा। ठीक है, तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि लोगों की एक जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मांड के बारे में, सौरमंडल के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, तो वो क्या है, एक मतलब कि एक मानवीय जिज्ञासा। ठीक है, तो इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, और आरंभिक समय पृथ्वी अथवा सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधित तथा पूर्णतया धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। ठीक है, और धार्मिक संकल्पनाओं के विपरीत जो तर्कों पर आधारित परिकल्पनाएं वैज्ञानिक संकल्पनाएं कहलाती। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं जो कि पृथ्वी और सौरमंडल के बारे में यहाँ सारी जो कि परिकल्पनाएं हैं, जो कि वैज्ञानिक परिकल्पनाएं के आधार पर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम सब और इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि इस संदर्भ में सर्वप्रथम अगर बात करें हम तो कास्ते दी बफन ने 1749 ईस्वी में पहली बार तर्कों के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया, और वर्तमान में पृथ्वी अथवा सौरमंडल की उत्पत्ति में अनेक परिकल्पनाओं को प्रतिपादन किया जा चुका है। ठीक है, किसी को पूर्ण रूपेण मान्यता नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो इस प्रकार को आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि सौरमंडल के जो ग्रहों की उत्पत्ति भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो वर्गों में रखा जा सकता है। ठीक है, तो पहला है कि अद्वैतवादी संकल्पना और एक है द्वैतवादी संकल्पना। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था पिछले वीडियो में, लेकिन आज इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि अद्वैतवादी संकल्पना की बात करें तो इसके अनुसार पृथ्वी सहित सभी जो ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। ठीक है, और इसलिए इसे पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, और कस्ते, दबन, कांट, लाप्लास देख सकते हैं, कस्ते हो गया, दबन, कांट हो गया, लाप्लास हो गया, और लकीर इसी के संकल्पना से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे जो एक वैज्ञानिक हैं, तो इनके सभी का जो विचार है, इन सभी के विचार किससे हैं, तो अद्वैतवादी संकल्पना पर आधारित है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कि द्वैतवादी संकल्पना की बात करें हम देख सकते हैं कि इनके अनुसार पृथ्वी सहित सभी जो तारे का निर्माण एक से अधिक तारों के द्वारा हुई है, और इस परिकल्पना के समर्थन विद्वानों में चेम्बरलिन एवं माल्टन, जेन्स और जेफरीस, रसेल, पायलट, लीड और ऑटो स्मिथ सिस्ट और कौन है, तो अल्फमैन और वान जैसे सैकर के नाम से शामिल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो अद्वैतवादी संकल्पना है, इसमें बताया जा रहा है कि इनमें जो पृथ्वी सहित जो तारों का निर्माण जो है एक से अधिक जो कि तारों से हुआ है। ठीक है, तो और इस विद्वानों की बात करें हम तो इनमें देख सकते हैं कि चेम्बरलिन है, माल्टन है,
जेम्स जिन्स है, जेफरीस है, रसेल है, पायल लिट है और ऑटो सिस्ट, जो कि ये सारे क्या है, एक वैज्ञानिक हैं, इनके जो यहाँ पर नाम शामिल है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कांट के जो देख सकते हैं जो गैसीय सिद्धांत के बारे में बताया, जब परिकल्पना के बारे में बताया, कांट के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे कुछ, जो इनके बारे में और देखते हैं। कांट ने 1755 में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर परिकल्पना के प्रतिपादन किया और इनकी मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड में सदैव निर्मित जो कि आद्य पदार्थ, जो प्राचीन जो वस्तुएं हैं बिखरी हुई थी और उपस्थिति थे, और प्रारंभ में एक पदार्थ अत्यंत कठोर शीतल और गतिहीन थे। ठीक है, तो इसके किनके अनुसार बताया जा रहा है, तो एक कांट के अनुसार बताया जा रहा है। ठीक है, तो इनमें और देखते हैं और क्या बताया जा रहा है, देख सकते हैं। देखिए, तो कांट के अनुसार बताया जा रहा है दोस्तों कि आपसी आकर्षण के कारण से ये जो पदार्थ बिखरे हुए थे, इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि कांट के अनुसार आपसी आकर्षण के कारण से कण आपस में टकराने लगे, जिसमें क्या ताप में निरंतर वृद्धि हुई और जो है क्या हुई, राशि में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कांट के जो गैसीय संकल्पना के बारे में बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो कांट के जो गैसीय परिकल्पना है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि अतः जो कि ठंड और गतिहीन मूल द्रव का एक विशाल तप्त जो कि निहारिका में परिवर्तन हो गया। ठीक है, और अपने अक्ष में घूर्णन करने लगे, जिससे कणों की संख्या में वृद्धि हो गई। ठीक है, और निहारिका के आकार बढ़ता गया। ठीक है, और इस प्रकार निहारिका के आकार में निरंतर वृद्धि के कारण घूर्णन की गति भी तीव्र हो गई और अब केंद्रीय बल और अब अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। ठीक है, और इसमें गैसीय पिंड केंद्र के में उभर गया। ठीक है, उभर गया और उभर कर जो है बताया जा रहा है। ठीक है, और एक उभर जो कि आकार में बड़ा हो गया। ठीक है, और एक के बाद एक वलय बनने लगे। ठीक है, और अब केंद्रीय बल के कारण से निहारिका के मध्य से अलग हो गए। ठीक है दोस्तों, एक जो है उसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि किस प्रकार से तारों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो उन सारे चीज़ों को यहाँ पर बताने के प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखने के प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही कुछ आप देख सकते हैं कि इसके बारे में मैं आपको बताया भी था। ठीक है, पृथ्वी एवं सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पृथ्वी और सौरमंडल की जो उत्पत्ति हुई है और उससे संबंधित कुछ विद्वानों का सिद्धांत है कि कौन सा विद्वान क्या कहा, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ अगर कांट की बात करें, हम देख सकते हैं कि कांट ने कहा कि गैसीय परिकल्पना के सिद्धांत बताया। ठीक है, कि यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। ठीक है, तो गैसीय अगर परिकल्पना की बातें कहा तो किसने कहा, तो कांट कहा। ठीक है, उसी प्रकार लाप्लास की बात करें हम, तो इन्होंने निहारिका की परिकल्पना बताया। ठीक है दोस्तों, ये सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि चेम्बरलिन और मोल्टन ने क्या कहा, तो जो कि ग्रहाणु परिकल्पना की बातें कहा गया है। ठीक है, और जेम्स और जिन्स जेफरीस क्या कहा है, तो ज्वारीय परिकल्पना कहा है। रसेल क्या बोले हैं, तो द्वितारक परिकल्पना की बातें कही गई है। और हायल और लिटल की बात करें हम, तो ये सुपरनोवा परिकल्पना बातें कही हैं। दोस्तों, ये जो भी वैज्ञानिक हैं सभी अपनी तरीक़ा से परिकल्पना दी हैं, अपने से विचार दिए हैं, तो इनके विचार जो भी हैं आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, जब मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा तो वहाँ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ऑटो जो सिम्प्ट जो वैज्ञानिक थे, इनका क्या कहना था कि आप देख सकते हैं कि अंतर तारक मूल परिकल्पना की बात इन्होंने कहा था। उसी प्रकार से अल्फ वेल की बात करें हम, तो इन्होंने अंतर तारक मेघ परिकल्पना की बातें कही है। और उसी प्रकार से देखें दोस्तों कि रोसजन की बात करें हम, तो इन्होंने परिभ्रमण एवं ज्वारीय परिकल्पना की बातें यहाँ पर कही है। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे जो वैज्ञानिक हैं इनके आप विचार को यहाँ पर रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, ये दोस्तों यहाँ बोल रहा है कि EM जो कि ड्रोबीवेस्की की बात करें हम, तो ये बृहस्पति सूर्य जो कि द्वितीयक परिकल्पना की बातें कही हैं। और AC बनर्जी की बात करें हम, तो C शिफ्ट परिकल्पना की बातें इन्होंने बताई हैं। और वान वाइजक शेकर की बात करें हम, तो निहारिका मेघ परिकल्पना की बातें कही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, एक और है कि क्यूपर की बात करें हम, जिन्होंने आदि ग्रह परिकल्पना की बातें बताई हैं। और जॉर्ज लेवेंटर की बात करें हम, तो महाविस्फोटक जो सिद्धांत, नवीनतम सिद्धांत की बातें इन्होंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताए हैं, जॉर्ज लेवेंटर। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप यहाँ से ध्यान से रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जब मैं आपको एमसीक्यू की क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ आपको यहाँ पर
क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, डेफिनेटली आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे हम सब देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि कांट की जो गैसीय परिकल्पना है उसके बारे में आलोचनात्मक विश्लेषण किया जा रहा है। ठीक है, तो कांट ने ही कहा कि कोई भी अगर वस्तु का कार्य बढ़ता है तो क्या होगा, उसकी जो स्पीड बढ़ जाता है, लेकिन उसी के यहाँ पर आलोचना बताई जा रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कांट की परिकल्पना में निहारिका के घूर्णन की गति जो कि गैसीय द्रव के कार्य वृद्धि के साथ बढ़ गई, जो कि गति के नियम के वैज्ञानिक सिद्धांत के विरुद्ध है। ठीक है, यानी यहाँ पर आलोचना कहा जाए जब तो दोस्तों किसी अगर वस्तु का अगर आकार में वृद्धि होता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी घूर्णन की जो गति होगा स्पीड कम जाएगा। ठीक है, लेकिन कांट ने इस चीज़ को बताया कि क्या स्पीड यहाँ पर बढ़ जाता है, तो यहाँ पर उसी के विरुद्ध में यहाँ पर सिद्धांत यहाँ पर बताया गया। ठीक है दोस्तों, इस गति के नियम के अनुसार कणों की टक्कर से कभी घूर्णन गति उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आलोचना की जा रही है कांट की जो विश्लेषण दिए हैं उसके बारे में। दोस्तों यह बताया जा रहा है कि कांट के अनुसार द्रव्यों के कणों में गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा के कारण टक्कर होने लगी और परंतु उन्होंने यह नहीं समझाया कि किस प्रकार ऊर्जा वह स्रोत है। ठीक है, जिसने इन कणों में गति उत्पन्न की और आरंभिक अवस्था में ठंडे और गतिहीन थे। ठीक है, जिससे ये कण अचानक सक्रिय हो गए। ठीक है, कांट ने आदि जो कि द्रव के स्रोतों के विषय में नहीं समझाया। तो जो भी कांट ने बताया, जो भी विश्लेषण दिए, जो भी अपनी परिकल्पनाएं बताएं, तो उन्हीं के बारे में इसको विरोध में इन सारे बातें को बताया जा रहा है। ठीक है, जो पूरी तरीक़ा से देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही लाप्लास के अनुसार। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लाप्लास के अनुसार बात करते ग्रह का निर्माण निहारिका से बने हैं, तो निहारिका एक भाग जो अर्थात सूर्य के आकार की कमी के कारण सबसे तेज गति घूर्णन करना चाहिए। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आलोचकों का कहना है कि यदि सूर्य निहारिका के शेष भाग है तो सूर्य के मध्य भाग में उभर होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हर एक विद्वान अपने अपने विचार दे रहे हैं, लेकिन उनके विरुद्ध बातें बताई जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि बताया जा रहा है। ठीक है, लाप्लास के मत के अनुसार ग्रहों का निर्माण निहारिका से हुआ है और ग्रहों को आरंभिक अवस्था में तरल अवस्था होना चाहिए। ठीक है, इसलिए वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, क्योंकि केवल ठोस द्रव ही गोलाकार पथ में अपने आकार की खोए हुए बिना परिक्रमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। दोस्तों आगे देखते हैं कि मौलिक जो कि निहारिका जो भाग बचा रह गया वह सूर्य के नामक तारों के रूप में परिवर्तित हो गया और इनके अनुसार ग्रहों का निर्माण भी उपरोक्त प्रक्रिया के जो कि पुनरावृत्ति के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए आगे हैं कि निर्माण आप देख सकते हैं। ठीक है, कि लाप्लास के जो निहारिका की परिकल्पना है, लाप्लास ने सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में अपनी संकल्पनाएं को वर्ष 1796 में अपनी पुस्तक जो कि एक्सपोजिशन ठीक है ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम्स में समझाया था। ठीक है, तो आप इस पुस्तक को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनकी निहारिका परिकल्पना कांट की वाक्य राशि परिकल्पना का संशोधित स्वरूप है। ठीक है, जो कि कांट ने जो बताया था तो उन्हीं को यहाँ पर संशोधित रूप बताया जा रहा है, स्वरूप बताया जा रहा है। ठीक है, और लाप्लास की मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड में एक विशाल ज्ञात निहारिका की उपस्थिति है। ठीक है, लाप्लास की जो मान्यता के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा निहारिका की क्या है, उपस्थिति है। ठीक है, तो निहारिका के बारे में आपको मैं बता दिया पीछे। इन्होंने यह भी माना कि यह निहारिका पहले से गतिशील थी। निहारिका बाहरी सतह से विकिरण की प्रक्रिया के कारण लुप्त हो रही थी और ठंडी होकर आकार में आयतन में शीतल के कारण से होने वाले संकुचन की वजह से कम हो रही थी। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि उपयुक्त अगर मान्यताओं के आधार पर लाप्लास ने बताया कि निहारिका के आयतन में कमी के कारण उनकी गति में निरंतर वृद्धि होने लगी और घूर्णन में वृद्धि के अपकेंद्रीय बल की वृद्धि हुई और अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो गया और निहारिका से एक छल्ला अलग हो गया और वह छल्ला कई भागों में विखंडित हो गया। ठीक है, विखंडित हो गया और लाप्लास के अनुसार इस छल्ले से ठंडे होने से ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हो गया। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से लाप्लास ने अपनी जो भी परिकल्पना जो बता रहे हैं तो उनमें किस प्रकार से जो ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इस सारे बातों को इस चीज़ में बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों देख सकते हैं क्या हुआ, यहाँ पर ग्रहों का निर्माण हो गया।
निहारिका का शेष भाग हमारा सूर्य है, आप देख सकते हैं। और कालांतर में फ्रांसीसी विज्ञान ने इसकी परिकल्पना में संशोधन किया और बताया कि निहारिका से विभिन्न आकार के कई छल्ले अलग हुए हैं और प्रत्येक छल्ले से घनीभूत होने के कारण से ग्रहों का निर्माण हुआ। देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तरीक़ा से यहाँ ग्रहों के निर्माण कैसे हुआ उन सारे बातों को यहाँ पर ही एक जो लाप्लास जो हमारे वैज्ञानिक है वो समझाने के यहाँ पर प्रयास करें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इनके बारे में आलोचना की जा रही है, इनकी कमियाँ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। देख सकते हैं हम निहारिका परिकल्पना निहारिका की उत्पत्ति के स्रोतों की व्याख्या नहीं है, ठीक है। इस परिकल्पना से निहारिका की ऊष्मा तथा गति के स्रोतों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी क्या यहाँ पर आलोचना बातें कही जा रही, ठीक है। चलो तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा बिग बैंग सिद्धांत के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति और संरचना के संदर्भ में प्रारंभिक सिद्धांत केवल सौरमंडल के विकास पर केंद्रित है, ठीक है। किंतु आधुनिक बात करें तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल के विकास और भूपर पट्टी और वायुमंडल आदि का विकास जैसी समस्याएं को हल करने में प्रयास करता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति की संरचना के संदर्भ में अगर देखा जाए तो प्रारंभिक सिद्धांत की जो परिकल्पना है केवल सौरमंडल के विकास पर केंद्रित है, ठीक है। किंतु आधुनिक जो कि बिग बैंग सिद्धांत और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल के विकास, भूपर पट्टी और वायुमंडल जो आदि का विकास जैसी कि आप हल को करने में यह प्रयास करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार कैसे होता है उस चीज़ को बताया जा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि आरंभ में सभी पदार्थ जिसमें ब्रह्मांड बना हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आरंभ में सभी पदार्थ जिससे क्या ब्रह्मांड बना हुआ है अति छोटे छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, ठीक है, जिसकी आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान का घनत्व अनंत था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इनके तापमान और जो इनकी डेंसिटी थी काफ़ी इनकी ज़्यादा थी। और बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट होता है, जो गोले थे विस्फोट होता है और इस प्रकार से विस्फोट प्रक्रिया में बृहद विस्तार होता है, ठीक है। जब विस्फोट होता है तो उसका जो काफ़ी तेज़ी से विस्तार होता है उस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था और इससे क्या हुआ कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। इस चीज़ को वैज्ञानिकों को ऐसा मानना, ठीक है। और विस्तार के कारण से कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, इस बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कि जो भी यहाँ से मतलब कि पदार्थ जो भी निकले, ठीक है, विस्तार कारण से क्या हुआ काफ़ी यहाँ से ऊर्जा जो निकले वो पदार्थ में क्या होंगे परिवर्तित हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बिग बैंग थ्योरी के बारे में देखेंगे, ठीक है। हालांकि हमने देखा भी इसके बारे में, अब एक एक करके यहाँ से जो सभी जो ग्रह हैं उसके बारे में देखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ देखेंगे बुध ग्रह के बारे में, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बुध ग्रह के बारे में देखेंगे कि यह सूर्य के निकटतम तथा दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। आप देख सकते हैं कि अपनी धुरी पर एक चक्कर पृथ्वी के जो कि पृथ्वी के 59 दिनों में यानी कि 58.65 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अपनी धुरी पर एक चक्कर पृथ्वी के 59 यानी कि 58.65 दिन में बराबर के समय में पूरा करता है, ठीक है। और यह स्पष्ट है दोस्तों कि बुध की घूर्णन की अवधि बात करते हैं पृथ्वी के कितना, तो 58.65 अथवा आप देख सकते हैं कि 59 दिन के बराबर है, ठीक है। और यह सूर्य के चारों ओर कितना, तो 88 दिन में एक चक्कर को लगा देता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि इसकी अच्छी गति की बात करें हम, जो अपने अक्ष पर जो घूम रहा है तो 47.36 किलोमीटर सेकेंड से घूम रहा है, ठीक है। और इसकी घनत्व की बात करें हम तो 5.44 ग्राम जो कि पर सेंटीमीटर, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर वायुमंडल की कोई संभावना नहीं है बुध ग्रह पर और इसके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। ये आप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। देखिए, शुक्र ग्रह के बारे में देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। शुक्र ग्रह की बात करें दोस्तों तो यह एक आंतरिक ग्रहों की जो पृथ्वी के सबसे निकट है और सौरमंडल से सूर्य से दूसरे निकटतम ग्रह कौन है, शुक्र हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं ऐसा, ठीक है। देखिए, और इससे बात करें हम तो सांझ का देख सकते हैं कि सांझ हो गया, ठीक है। सुबह के तारा के रूप में यहाँ पर जाना जाता है और इसे पृथ्वी का भगिनी भी कहा जाता है, इस प्रकार से देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि शुक्र की बात करें हम तो संभवतः सबसे एक गर्म ग्रह है, ठीक है।
तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर ध्यान में इतना इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें अगर और बातें करें हम देख सकते हैं, ठीक है, कि इसके कोई उपग्रह नहीं है। आपको पता है कि बुध और शुक्र का कोई यहाँ पर देख सकते हैं कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य एवं चंद्रमा के बाद सबसे अगर ज़्यादा चमकीला दिखाई देने वाला कौन है, यही हमारा, ठीक है, कौन है, तो शुक्र है, ठीक है। पृथ्वी के लगभग ये बराबर हैं, आकार का भार में दोनों बराबर हैं, और सूर्य की परिक्रमा में कितना, तो 225 दिन का समय लगता है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी दिवस बोल सकते हैं 224.7 पृथ्वी दिवस लगता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यह बात करती है गर्म और एक तपता हुआ ग्रह है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके चारों और क्या है, तो एक सल्फ्यूरिक एसिड जमे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, कि सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन का समय लेता है, और इसकी जो आकार और भार की बात करें हम तो पृथ्वी के समान है, ठीक है। और अगर सूर्य और चंद्रमा के बाद अगर कोई चमकीला अगर ग्रह है तो वो हमारा कौन है, शुक्र ग्रह है, ठीक है। और इसके चारों और क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के बादल जमे हुए, ठीक है। तो इतना बातें आप इसके बारे में याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मंगल ग्रह के बारे में बातें कही जा रही है, ठीक है। देख सकते हैं कि यह सौरमंडल में सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित है, और यह चमकीला एक ग्रह है, और इसके दो ग्रह हैं, देख सकते हैं कि फोबोस और डिमोस है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और दोस्तों अगर मंगल ग्रह की बात करें हम तो यहाँ पर देख सकते हैं गहरे गड्ढे हो गए, ऊबड़ खाबड़ हो गए, ऊंचे नीचे भूभाग देख सकते हैं, और ऊंचे पर्वत की बात होती है। और निक्स ओलंपिया एक पर्वत है जो कि हमारे कहाँ पर, मंगल ग्रह पर है, ठीक है। और इससे बात करें हम तो लाल ग्रह भी कहते हैं, और निक्स ओलंपिया जो है एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा पर्वत। सोच सकते हैं कि एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा पर्वत कहाँ पर है, मंगल ग्रह पर है, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा मंगल ग्रह के बारे में, ठीक है, इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों अगर बात करें हम तो सूर्य के चारों और एक चक्कर लगाने में कितना, तो 686.9 दिन लगता है, ठीक है। तो आप ये दिन याद रखिएगा, ठीक है, कितना लगता है, तो 686.9 दिन लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है बृहस्पति ग्रह के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और यह सूर्य से 5वें स्थान पर स्थित है। और इसकी अगर बात करें हम तो यह सूर्य की परिक्रमा जो है कितना, 11.9 वर्ष में लगाता है दोस्तों, कितना, तो यह 12 साल इसको लग जाता है, ठीक है, एक चक्कर लगाने में सूर्य के, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों जो भी मैं अंडरलाइन किया हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं इंडिकेट कर दिया हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शनि ग्रह के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों शनि ग्रह की बात करते यह नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे एक दूर का ग्रह है, इस ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो कि ग्रह है, इस ध्यान रखिएगा। और इसकी बात करें दोस्तों अगर सूर्य की परिक्रमा जो है 29.5 वर्ष में पूरी करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो सूर्य की परिक्रमा कितने, तो 29.5 जो कि वर्ष में पूरी करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों इसके बारे में और देखने का प्रयास करेंगे। इसकी सबसे अगर बड़ा ग्रह जो टाइटन है, और सूर्य से 6ठे स्थान पर स्थित है, ठीक है। और इसका घनत्व तो क्या है, जो कि पृथ्वी से कम है, ठीक है। दोस्तों अगर इसकी बात करें हम तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी वलय की बात करें हम, अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है शनि ग्रह के चारों ओर। और इसके जो उपग्रह टाइटन पर जो है नाइट्रोजन वाला वायुमंडल है, ठीक, देख सकते हैं कि जो शनि ग्रह के जो उपग्रह हैं टाइटन पर सब पर बातें हो रही है कि नाइट्रोजन अथवा यहाँ पर वायुमंडल है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही अरुण ग्रह के, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि देख सकते हैं, ठीक है, कि इसके चारों ओर 5 बहुत धुंधले वलय जो कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसके वायुमंडल में मीथेन गैस पाया जाता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह सूर्य की अगर बात करें चारों ओर परिक्रमा करती हुई अपनी अक्ष पर परिदर्शना भी करती है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर अरुण ग्रह के बारे में इतना आप याद रखिएगा। पर सूर्य के बारे में देखने का प्रयास करेंगे हम सब, ठीक है, कि पृथ्वी से दूर कितनी दूरी पर है, तो 149.8 मिलियन जो कि किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सूर्य ग्रह। और इसकी व्यास की बात करें हम देख सकते हैं, अगर इसकी व्यास की बात करें हम तो देख सकते हैं कि 13,92,000 किलोमीटर इसकी व्यास है। अगर कोर का तापमान की बात करें हम तो 20 से लेकर कितना है 15 मिलियन जो कि आपको देख सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। और प्रकाश मंडल का तापमान की बात करें हम
तो कितना -6000 डिग्री लगभग में है, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर और देख सकते हैं सूर्य के बारे में, इनकी आयु की बात करें हम तो 5 मिलियन वर्ष है। और एक घूर्णन की अवधि की बात करें हम तो 25.38 दिन है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर इसके रासायनिक संगठन की बात करें हम तो हाइड्रोजन कितना 71% है, हीलियम 26.5% है और अन्य तत्व कितना है 2.5% है, ठीक है। इसकी क्या रासायनिक का संगठन है, ठीक है। दोस्तों इसकी और देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, किसी जीवन काल की बात करें हम तो कितना 10 मिलियन बिलियन वर्ष लगभग है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। और पृथ्वी की बात करें हम तो बस आपको इतना याद रखना है कि पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास कितना है तो 12,756 किलोमीटर, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इसकी अगर व्यास की बात करें, ध्रुव व्यास की बात करें हम तो 12,714 किलोमीटर है। अगर चंद्रमा से दूरी की बात करें हम तो कितनी दूरी पर है, 3,84,365 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। पृथ्वी का अगर उपग्रह की बात करें हम तो एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, देख सकते हैं। और सूर्य की परिक्रमा जो पृथ्वी जो है 365 दिन में यानी कि 5 घंटे 48 सेकेंड में चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमा के बारे में देखने के प्रयास करेंगे, ठीक है, कि पृथ्वी से दूरी अगर देखा जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना 3,64,000 किलोमीटर बताया जा रहा है, ठीक है। यानी कि औसत बात करें तो 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा प्लूटो ग्रह के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। प्लूटो का कैसे निष्कासन किया गया आप देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर बताया जा रहा है कि 13 फरवरी 1930 को क्लाउड डब्ल्यू टॉम बॉन्ग द्वारा अमेरिकी वेधशाला में खोजे गए प्लूटो को दुनिया के शीर्ष खगोलविदों ने ग्रहों की श्रेणी से इसको बाहर कर दिया गया, ठीक है। अंतरिक्ष नामकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक जो कि नोमिकल जो कि यूनियन ने 24 अगस्त 2006 को, ठीक है, यह घोषणा किया कि सौर मंडल में केवल 8 ग्रह ही रहेंगे, ठीक है। और साथ ही उन्होंने 9वें जो कि प्लूटो को ग्रहों के दर्जे से समाप्त कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लूटो ग्रह के बारे में बताया जा रहा है कि 24 अगस्त जो कि 2006 में इससे घोषणा किया गया, ठीक है, कि इससे जो है इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। और इस प्रकार से जो है सौर मंडल में केवल 8 ग्रह ही हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी जो अर्थ के बारे में बताया जा रहा है कि पृथ्वी का जो आकार है, एक अगर विशिष्ट आकार की बात करें हम तो जियोइड जो कि जियोइड कहा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी आकृति अगर देखा जाए तो लक्षप गोलार्ध की जो कि हमारा की भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पृथ्वी के अगर भू मध्य रेखीय व्यास की बात करें हम तो 17,756 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके ध्रुवीय व्यास की बात करें हम तो 12,714 किलोमीटर, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सकते हैं कि पृथ्वी के जो भूमध्य रेखीय परिधि की बात करें हम तो 40,075 किलोमीटर है, ठीक है, यानी कि 24,900 मील है, ठीक है। पृथ्वी अगर बात करें दोस्तों तो 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यानी कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में सूर्य की एक चक्कर लगा देती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। पृथ्वी जो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो कि चक्कर लगाती है। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में एक चक्कर लगा देती है, ठीक है। आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी की अगर बात करें हम तो 71% जो भाग जो है जल है मंडल है और 29% जो भाग है स्थल मंडल है। और पृथ्वी के दैनिक घूर्णन की गति एक दिन एवं रात बनती है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, दिन और रात बनती है अगर घूर्णन करती है तो। वार्षिक परिक्रमण के कारण से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी में परिवर्तन होता रहता है। और यह दूरी की बात करें हम देख सकते हैं कि 3 जनवरी को न्यूनतम होता है और अगर देख सकते 4 जनवरी को क्या जुलाई को क्या होता है अधिकतम होता है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बताया जा रहा है, ठीक है,
कि अगर जो न्यूनतम दूरी को हम क्या उपसोर कहते हैं, जो कि पेरी हीलियम कहते हैं, और जबकि अधिकतम दूरी को अपसोर कहते हैं, एपी हीलियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं कि वार्षिक जो कि 3 जनवरी और 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है, इस यहाँ बताया जा रहा है। दोस्तों पृथ्वी अपनी अगर अक्ष की बात करें ऑर्बिट पर, जो कि 23.5 डिग्री पर क्या झुकी हुई है, कौन बनाती है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जो कि 90 डिग्री पर बचत पड़ता अब देख सकते हैं। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध की बात करें दोस्तों, दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है और कर्क संक्रांति ग्रीष्म आयंतक सूर्य कहा जाता है। ठीक है, ये बात हो रहा है जब हमारा 21 जून की बातें हो रही, जब हमारा पृथ्वी जो है सूर्य जो है उत्तरायण में चला जाता है तब। ठीक है, तो दोस्तों उसी प्रकार से और भी देते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, कि 22 दिसंबर को मकर रेखा यानी कि नीचे जब हमारा जो कि दक्षिणा में जब दक्षिण की ओर जब सूर्य जब आ जाता है तब। ठीक है, तो सूर्य की किरणें जो कि लंबवत पड़ता है। ठीक है, और इसमें मकर संक्रांति या शीत जो कि यहाँ पर ठंडा का मौसम हो गया, तो विंटर जो आप देख सकते हैं कहा जाता है। ठीक है, और इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, अवधि जो कि जो दिन की अवधि क्या होती है, लंबी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों और देखते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर, विषुवत यानी कि बीच जो हमारा है विषुवत रेखा है, कि सूर्य की किरणें क्या होता है, लंबवत पड़ती है और पृथ्वी पर सभी जगह पर दिन और रात क्या होता है, यहाँ पर बराबर हो जाते हैं, यानी 12 घंटे के दिन और रात के यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, जब 23 मार्च और 21 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं। दोस्तों सारे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मैं उसको लगाने के प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि पृथ्वी एवं चंद्रमा की बातें हो। ठीक है, आप देख सकते हैं कि चंद्रमा जो कि दीर्घवृत्ताकार पक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को पेरेजी कहा जाता है। ठीक है, और चंद्रमा की पृथ्वी से अगर बात करें दूरी की अवस्था को एपोजी कहा जाता है। ठीक है, जब नज़दीक होगा तो पेरेजी और जब दूर होगा तो एपोजी यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि चंद्रमा की परिक्रमा एवं परिभ्रमण की दोनों की अवधि बात करें हम तो 27.32 दिन लगता है। ठीक है, यानी कि परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों जो सूर्य के चक्कर भी लगा रहा है और अपने अक्ष पर भी घूम रहा है। ठीक है, तो दोनों का जो देख सकते हैं कि समान ही होता है। ठीक है, इस चीज़ को बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि चंद्रमा का केवल जो 59% भाग जो पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच देखिए, तो जब पृथ्वी यानी पृथ्वी हमारा क्या है, देखिए तो सूर्य हमारा सीधा अस्थिर है। ठीक है, कोई हिलडुल नहीं कर रहा है, बस खेल हो रहा है पृथ्वी का। ठीक है, देखिए जब पृथ्वी की बात जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा को जो है सूर्य के प्रकाश नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या गया, पृथ्वी आ गया। ठीक है, तो बल्कि पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ने लगती है। पृथ्वी जो बीच में है तो जाहिर सब छाया कहाँ, चंद्रमा पर पड़ेगा और इससे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो बस आपको एक ध्यान रखना है कि सूर्य को केंद्र में रखना है, बिल्कुल अस्थिर रखना है, उसको हिल डोल नहीं करना है। केवल यहाँ पर काम हो रहा सूर्य पृथ्वी का और पृथ्वी का काम हो रहा है। ठीक है, पृथ्वी का काम हो रहा है पृथ्वी और चंद्रमा से। पृथ्वी अगर बीच में आ जा रहा है तो सूर्य की प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ रहा है और पृथ्वी के यहाँ पर छाया जो है चंद्रमा पर पड़ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों चंद्र ग्रहण सदैव हमेशा क्या होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों अब बात हो रहा है कि सूर्य हमारा तो अस्थिर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब चंद्रमा, ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। ठीक है, अब देखिए फिर अब सूर्य तो स्थिर हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर क्या हो रही, चंद्रमा जो है बीच में आ जा रहा है। जब चंद्रमा बीच में आ रहा है तो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ रहा है और प्रकाश किसका जा रहा है, छाया, तो चंद्रमा की छाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप देख सकते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश पूर्ण रूप से पृथ्वी पर नहीं पड़ रहा है, तो किसकी छाया पड़ रहा है, चंद्रमा की। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य ग्रहण लग रहा है। ठीक है, और सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन होता है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक देता है, चंद्रमा जब सूर्य को पूरी तरीक़ा से ढक लेता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, और जब चंद्रमा सूर्य के कुछ भाग को ढकता है, वहाँ पर देखिए आप, ठीक है,
कि जब चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरीक़ा से ढक लेता है तो क्या हुआ, जो कि पूर्ण सूर्य ग्रहण लग गया। और जब कुछ ही भाग को ढकता है तो क्या होता है, इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों और आगे देखेंगे कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम जो है 7 जो कि सूर्य ग्रहण यहाँ पर यानी कि चंद्र ग्रहण मिलकर यहाँ पर लगता है। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण की घटना की बात करें हम तो कम से कम 2 बार अधिकतम और 5 बार, जो कि 2 बार और अधिकतम 5 बार यहाँ पर लगता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम बात करें तो 7 ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को मिलाकर। अगर बात करें हम तो सूर्य ग्रहण की बात करें हम तो कम से कम 2 बार और अधिकतम जो है 5 बार हो सकती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको सौरमंडल के बारे में पूरा मैं आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करने के प्रयास करेंगे। दोस्तों आप अगर इसी प्रकार से आप हर एक टॉपिक को आप कंप्लीट करते हैं, पहले आप थ्योरी और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो दोस्तों वो टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्ज़ाम में उसको आसानी से आप बना पाएंगे। अन्यथा अगर आप दूसरे तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि आपकी कितने अच्छे से आप तैयारी आपकी चल रही होगी। दोस्तों तैयारी करने के बस एक ही तरीका है कि आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और एक आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर होना चाहिए। आप उसको प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए कि क्वेश्चंस कहाँ से कैसे पूछे जा रहे हैं और आप थ्योरी वाले पेपर में जाकर मिलाइए कि क्या आप थ्योरी वाले पेपर में उस चीज़ को पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं कि नहीं है। दोस्तों अगर ऐसा कन्फ्यूजन अगर आपको हो रही है तो आपके साथ जो है काफ़ी समस्या है। ठीक है, अन्यथा आपके पास 2 चीज़ होना इम्पोर्टेंट है, आपके पास थ्योरी पेपर और MCQ क्वेश्चन वाले एक पेपर। ठीक है, ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके पढ़िए तो आप किसी भी एग्जाम्स में आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है आपको इसी मटेरियल से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चल दोस्तों अगले वीडियो में इसी टॉपिक से संबंधित हम लोग MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस आप थ्योरी वाले क्लास को आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जब मैं MCQ क्वेश्चंस कराऊंगा तो उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।